नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। आपके लक्ष्य शॉर्ट टर्म के हो या फिर लंबी अवधि के, म्यूचुअल फंड में आप हर तरह के लक्ष्य के लिए निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश से ज़्यादा मुनाफा और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि आप सही फंड्स का चुनाव करें। और सही फंड्स का चुनाव आखिर कैसे करना है, यही हम बताते हैं आपको म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन शो में। चलिए शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं कि आज के शो में खास क्या है। म्यूचुअल फंड में अगले 13 साल के लिए निवेश की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? म्यूचुअल फंड में लिक्विडेशन कब शुरू करना चाहिए? इक्विटी फंड से अगर लिक्विड फंड में स्विच किया है तो क्या यह नया निवेश माना जाएगा? और आज फंडनामा में जानेंगे स्मॉल कैप फंड्स के बारे में और समझेंगे कि ये क्यों बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर वीरेश पटेल। वीरेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। कैसे हैं आप? बढ़िया, एकदम। नमस्कार। नमस्ते। होप करता हूँ आप सभी फिट एंड फाइन है। एकदम स्वस्थ हैं हम, शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। पहला सवाल पीएन शर्मा जी असम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शर्मा जी। यस मैम। नमस्ते, कैसे हैं? नमस्ते मैम, ठीक हूँ मैम। दिनेश सर को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। शर्मा जी, पोर्टफोलियो में 13 फंड है, 42,000 का निवेश चल रहा है आपका। जी मैम। बताएं क्विकली सवाल क्या है? हाँ मैम, मैंने एक्चुअली सिप में इन्वेस्टमेंट काफी पहले से शुरू किया था, 2007 से ही किया था। लेकिन बीच में कुछ फंड लिक्विडेट करना पड़ गया 2017 में। उसके बाद अभी 2018 से फिर मैंने शुरू किया है। लेकिन पहले फंड का भी इन्वेस्टमेंट का तरीका था वो थोड़ा अलग था। अभी सेबी का जो गाइडलाइंस आया रिगार्डिंग रिकैटेगराइजेशन ऑफ फंड, तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो पोर्टफोलियो है उसमें फंड की जो मात्रा है वो कुछ ज्यादा हो गई है। शायद एक ही कैप में ज्यादा निवेश हो रहा है। तो मैं एक्सपर्ट से जानना चाहूंगा कि जो मैंने पोर्टफोलियो आपको भेजा है उसमें से कोई फंड में मुझे डिसकंटिन्यू करने की जरूरत है क्या? अगर है तो कौन से फंड है? उसके अलावा मैम, मैं 8,000 रुपए का निवेश फिर 2021 सन से शुरू करना चाहूंगा। तो उस वक्त मैं कौन से फंड में निवेश करूं जिससे कि 2033 तक मेरा रिटायरमेंट है। तो 13 साल की इस लंबी अवधि में कौन से फंड ऐसे हैं जिसमें मुझे रहना चाहिए और कौन से फंड है उसमें से मुझे निकल जाना चाहिए? इसके अलावा मैम, ये परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होता है लार्ज कैप, मल्टी कैप, मिड कैप में, मैंने जिस तरीके से किया है क्या वो सही है? एक क्वेश्चन आपसे, 2033 तक आप रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, कुछ ये पूरा निवेश रिटायरमेंट के लिए ही है? जी मैम, रिटायरमेंट के लिए ही है। कितना पैसा जोड़ना चाहते हैं रिटायरमेंट तक? मैम 2 करोड़। 2 करोड़ का लक्ष्य है। चलिए एक एक करके सवाल लेते हैं, ठीक है? पोर्टफोलियो में 13 फंड है। 13 तो बहुत ज़्यादा है वीरेश, इसको छोटा अगर करना हो पोर्टफोलियो को तो क्या सलाह देंगे आप? पहले तो मैं शर्मा जी को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि लेस देन 10% ऑफ इन्वेस्टर्स एक्चुअली असेट एलोकेशन समझकर उसके हिसाब से निवेश करते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन शर्मा जी, बहुत बहुत बधाई। ओनली थिंग इज जो उन्होंने बताया कि ये 13 फंड हो चुके हैं, तो आई थिंक रिसेंसी इफेक्ट और टॉप परफॉर्मिंग फंड के चेंजेस के हिसाब से ये चेंज करते गए हैं और उसकी वजह से उनका एसेट एलोकेशन मिसमैच हो चुका है। मैं बहुत सिंपल रिक्वेस्ट करूंगा कि 13 ना होते हुए अगर पूरी इक्विटी फंड्स है तो 5 से ज्यादा कभी भी फंड किसी के पास भी नहीं होने चाहिए, प्योरली इक्विटी। और उस तरह से ये एसेट एलोकेशन भी रिस्क और टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी लंबी अवधि के लिए करना है उसको समझकर एसेट एलोकेशन करके। बहुत सिंपल फॉर्मेट में अगर बताएं तो लार्ज कैप में इनका जो सवाल है, लार्ज कैप में ये 30% कर सकते हैं। मिरर एसेट इमर्जिंग फंड जो लार्ज एंड मिड कैप है और कैनरा रिबेको इमर्जिंग फंड
जो अगेन लार्ज एंड मिड कैप है, इसमें 20% कर सकते हैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है जो मिड कैप फंड है, इसमें 20% कर सकते हैं। और एसबीआई स्मॉल कैप है, इसमें 10% कर सकते हैं। ओके। तो बहुत सिंपल है कि 5 डिफरेंट कैटेगराइजेशन है, उसमें आप परसेंटेज एसेट एलोकेशन, आपकी अवधि 13 साल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन टेक सम रिस्क। तो इस एसेट एलोकेशन के हिसाब से करिए। एंड आई थिंक 13 को रिड्यूस कर लीजिए ओनली 5 फंड्स में, एक्सिस ब्लू चिप, मिर्रा एसेट, कैनरा रिबेको, कोटक इमर्जिंग एंड एसबीआई स्मॉल कैप। ओके। और ये जो एक्स्ट्रा पैसे ऐड करेंगे 8,000 रुपये अगले साल से, वो भी इन्हीं 5 फंड में आप बोलेंगे, उसमें कुछ उस वक्त नया फंड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, जरा भी नहीं। आई थिंक वेल रिसर्च करके अगर फंड चूज किया गया है तो इतना एक रिसर्च पे भरोसा होना चाहिए कि यही फंड आगे अच्छा करेंगे, न कि अभी अच्छा फंड कर रहा है तो मैं उसको ऐड कर लूं या दूसरा चेंज कर दूं। मुझे लगता है शर्मा जी से यही हुआ है जी। और उन्होंने बताया कि ये 13 फंड हो चुके हैं। जी तो जी। आई थिंक इसी में ऐड करिए आप जब भी ऐड कर रहे हैं, और ये रीबैलेंसिंग वाली स्ट्रेटेजी आप कंटिन्यू रखिए प्लीज, इसको 13 साल ऐसे ही मत रखिएगा। ठीक है। जो इनका लक्ष्य है 2 करोड़ रुपए 2033 में, मुझे लगता है पूरा नहीं हो पाएगा, 25-30 लाख के आसपास शॉर्टेज पड़ेगी। आपका क्या टेक है इस पे वीरेश? बिल्कुल शर्मा जी, आप एक्टिव रीबैलेंसिंग भी करते हैं तो भी मुझे लगता है अबाउट 12 to 15% आप शॉर्ट रहेंगे। तो अगर आप साल में एक बार मिनिमम देख रहे हैं और उसको एक्टिवली रीबैलेंस कर रहे हैं तो शायद ये गैप कम हो सकता है। बट आपको अगर इसी तरह से करना है, इसी फंड्स में एक्टिवली रीबैलेंस करना है, तो आई थिंक 55,000 का आप SIP कर लीजिए, तो ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए फिर। वीरेश, क्विकली आपके जवाब में से एक लाइन जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी, ये लिखा हुआ था, आपने लिखा था, गॉन आर द डेज टू बाय एंड होल्ड अ फंड फॉर सो लॉन्ग और फॉर लाइफ। नॉर्मली हम कहते हैं कि आप निवेश कीजिए और लंबे वक्त तक के लिए एक फंड में कीजिए, अगर आपको फंड के आपने रिसर्च किया है और फंड पे आपका भरोसा है। तो अमूमन आप क्या सलाह देते हैं कि कितनी जल्दी, कितनी फ्रीक्वेंटली रीबैलेंसिंग करनी चाहिए अपने पोर्टफोलियो में? सो इसमें कोई टाइम अवधि बाद में आती है जी। मुझे लगता है। जैसे मैंने बताया कि 30% लार्ज कैप में रखना है, तो अगर वो असेट एलोकेशन 30 की जगह पर मान लीजिए 1 साल में 50 हो गया, तो ये अपने आप में एक अलर्ट है कि मुझे वापस 30 पे लाना है। तो ये शर्मा जी जो कह रहे हैं रीबैलेंसिंग करना है जी। उसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि फंड्स कम करने और सही तरह से उसको वेटेज देना है। तो अगर ये वेटेज चेंज हो गया तो आपको चेंज करना है। ये हो सकता है 5 साल में हो सकता है 1 साल में हो सकता है 3 साल में हो। क्योंकि अगर सेबी कहती है कि हर 6 चेंज होता है, फंड मैनेजर चेंज करेगा, तो ये टाइम चला गया कि मैं 13 साल के लिए ये फंड पकड़ कर रखूं। हो सकता है इसमें से 2 फंड आप पकड़ कर रखिए, बट हो सकता है कि 2 चेंज करना भी पड़े, और ये नहीं कि फंड ही चेंज करना पड़े, बट वेटेज चेंज करना बहुत जरूरी हो जाता है। ओके। और एक आखिरी सवाल इसी इनके शर्मा जी के सवाल से जुड़ा हुआ, लक्ष्य 2033 का है, तो पैसे कब स्विच करेंगे इक्विटी फंड से, या कहीं सेफ जगह अगर पार्क करना है तो 2033 तक का इंतज़ार करें, या 2030 या 31 में ही धीरे धीरे पैसे कहीं सेफ जगह पार्क करना शुरू कर दें? तो 13 साल का लक्ष्य इनका, आई थिंक मिनिमम 2 साल पहले इनको एडवांस में असेट रीअलोकेशन कर लेना चाहिए, फ्रॉम इक्विटी 100% टू डेट 100%। अच्छा। और इसको अल्ट्रा शॉर्ट टर्म और लिक्विड में 50-50 डिवाइड कर लीजिए। ओके, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ आनंद मिश्रा फ़ोन पे नहीं है, सॉरी, उनका ईमेल हमारे पास है। उन्होंने लिखा है कि उनको अगले 5 साल में 58 लाख रुपीज़ जोड़ने हैं। जानना चाहते हैं कि कितना अमाउंट इसके लिए निवेश करना होगा, और बस इतना ही सवाल है इनका। तो बताएं क्विकली, कैलकुलेशन आपके पास होगा ज़रूर। 5 साल में 58 लाख। श्योर।
तो मिश्रा जी, मुझे 5 साल जो है ये बहुत कम समय होता है। किसी अच्छे एडवाइजर की हिम्मत नहीं बनेगी आपको इक्विटी में एक्सपोजर देने के लिए। और मुझे ये भी नहीं पता कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। बट 5 साल और 58 lakhs की समझ से मुझे लगता है कि आपको 78,000 रफली मंथली इन्वेस्टमेंट करना है, जीरो इक्विटी एक्सपोजर। और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में 50-50 रेशियो रख लीजिए आप। और अगर आपका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा सा है तो जो 78,000 की एसआईपी है उसमें से 20% आप इक्विटी लार्ज कैप में खाली 1 साल के लिए एसआईपी कर लीजिए। उसके बाद 100% इनटू अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। मतलब वाई अल्ट्रा शॉर्ट एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड? कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में रिस्क कम क्यों होता है? कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में रिस्क इसके लिए कम होता है कि मीडियम टर्म का पोर्टफोलियो ज्यादातर होता है। ट्रिपल ए रेटेड के जो बॉन्ड्स होते हैं ये बहुत हाई परसेंटेज होता है और डिफॉल्ट ज्यादातर नहीं होता इसमें। तो मीडियम टर्म के लिए अगर होल्ड करना है, ये जो 5 years है ये मीडियम टर्म में मानता हूँ, 3 to 5 years। और उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न मिल सकता है बट सेफ्टी बहुत अच्छी है। तो वो बैलेंस लेकर कॉर्पोरेट फंड में कह रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ आपने जवाब में लिखा था कि अगर रिस्क ले सकते हैं तो 1 साल के लिए इक्विटी लार्ज कैप में एसआईपी कर सकते हैं। अभी आपने Correct. कहा कि 5 साल का जो नज़रिया है इक्विटी के लिए सही नहीं है, कोई भी अच्छा एडवाइज़र सलाह नहीं देगा। और फिर आप कह रहे हैं कि 1 साल के लिए इक्विटी में एसआईपी करे। ये दोनों चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं वीरेश। करेक्ट। सो मैंने कहा कि मुझे इनका रिस्क प्रोफाइल नहीं पता है और इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कुछ रिस्क ले सकते हैं और रिस्क प्रोफाइल है आपका एग्रेसिव, सुपर एग्रेसिव, तो 20% इक्विटी एक्सपोजर लीजिए, खाली 1 साल कर लिए। अच्छा, पूरी अवधि के लिए मत लीजिए। एसआईपी जो है उसको 1 साल के लिए करिए इक्विटी लार्ज कैप में और उसके बाद आप पूरा का पूरा 78,000 रुपीज आप डेट फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में करिए। ओके, चलिए वक्त है एक तो छोटे से जस्ट इन केस इनका रिस्क प्रोफाइल है तो। जी जी, गॉट इट। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे और जवाब देने की कोशिश हम पूरी करेंगे। आप सभी बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर वीरेश पटेल। अगला सवाल संजीव कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। संजीव जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्ते, मैं होशियारपुर पंजाब से बोल रहा हूँ जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मेरे कुछ फंड्स थे वो मैंने आपको डिटेल में ईमेल में लिखे हैं जी, जैसे कैनरा में थे, निप्पन में थे जी। 5 फंड है आपकी पोर्टफोलियो में। हाँ जी, तो ये फंड जो है ना ये सारे इसमें थे, अपने इक्विटी में थे। तो इनकी स्विचिंग जो है ना वो 3 तारीख को हो गई है, 3/8 को स्विच कर दिया आपने इनको? स्विच करवा दिया, उसमें लिक्विड फंड में स्विच करवा दिया था क्योंकि लास्ट वीक थोड़ी मार्केट में वॉलेटिलिटी थी। तो मेरा एडवाइजर भी कहता कि इसको स्विचिंग कर देते हैं, तो लेकिन उसके बाद मार्केट काफी अप हो गई है। तो ये जानना चाहते हैं कि एक तो ये इसमें कुछ चार्जेस वगैरह होते हैं विद इन द कंपनी, और अगर इसमें से बाहर निकलना है मेरे को किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करना तो उसके स्विचिंग चार्जेस क्या हैं? एडवाइजर ने कहा कि क्योंकि बाजार में उठापटक है, रिटर्न ठीक नहीं दिख रहा, इसलिए इसको स्विच कीजिए लिक्विड में। जब बाजार ठीक हो जाएगा तो वापस इक्विटी में स्विच करेंगे। हाँ, ऐसी हम दोनों की राय थी, आप दोनों की राय थी ऐसी? दोनों की राय थी, हाँ जी। वीरेश, आप इस राय से कितना इत्तेफाक रखते हैं? इसमें कभी कभी ये हो जाता है कि इन्वेस्टर डिस्टर्ब हो जाता है और ये मैसेज अगर एडवाइजर को जा रहा है तो एडवाइजर के टाइम पे कॉल लेता है। मुझे नहीं पता संजीव कुमार जी डिस्टर्ब हुए थे कि नहीं, बट वो कह रहे हैं कि दोनों की राय थी, तो कहीं ना कहीं इन्होंने कॉल किया होगा या एडवाइजर से बात हुई होगी और कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुए होंगे, इसके लिए ये कॉल शायद लिया गया था। संजीव जी, ऐसा कुछ था? हाँ जी, मैंने मतलब सलाह से ही काम करते हैं ना दूसरे से, लेकिन उसको एडवाइजर को बोलना चाहिए ना कि ऐसा नहीं हो सकता, उसको भी थोड़ा सा करना चाहिए क्योंकि वो सारा कुछ हैंडल कर रहा है, कमीशन वगैरह मिल रहा है, उसको सारा कुछ देखना तो उसी को चाहिए ना। तो एडवाइजर क्या है जो सही टाइम पे अच्छी एडवाइस ही ना दे।
इसमें अगर डिस्टरबेंस के कॉल जाते हैं और एडवाइजर को लगता है कि मेरा इन्वेस्टर डिस्टर्ब हो रहा है, तो कभी कभी ये होता है संजीव जी। और आपने जो पूछा कि कॉस्ट क्या लग सकती है, क्या होता है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें आपने अगर 1 साल के अंदर अंदर बेचा है या शिफ्ट किया है, तो एंट्री और एग्जिट लोड दोनों हो सकता है। अगर लिक्विड में दिया है तो इसमें कॉस्ट जब भी आप शॉर्ट टर्म में निकालेंगे तो और इक्विटी में डालेंगे तो वापस आपको एंट्री। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको संजीव जी, वीरेश ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी आप बंद करते हैं कोई भी निवेश और उसको स्विच करते हैं, जो स्विच वर्ड यूज़ करते हैं बेसिकली, तो आप लगेगा आपको एग्ज़िट, अगर आपने 1 साल के पहले किया है तो आपको शायद एग्ज़िट लोड लगे। आप जब नए जा रहे तो एंट्री चार्जेस कुछ नहीं होता है, वो तो फ्री होता है। आपने पूछा है कि एडवाइज़र को इसमें कुछ या डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ इसमें वो मिलता है कि नहीं, कमीशन मिलता है कि नहीं, राइट? यस। हाँ, तो उनको कमीशन मिलता है थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटर को, अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो। एडवाइज़र है तो एडवाइज़र नॉर्मली अपने क्लाइंट से चार्ज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर को एएमसी जो होती हैं, फंड हाउसेस, वो पे करती हैं, राइट वीरेश? करेक्ट। जो कमीशन होता है वो डेफिनेटली एडवाइजर को, जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको जाता है। ओके, इनके पोर्टफोलियो में बता दीजिए क्विकली, अगर अब इनको अपना पोर्टफोलियो ठीक करना है तो क्या चेंजेस करने की ज़रूरत होगी? संजीव कुमार जी, इसमें जो 5 फंड आपने भेजे हैं, 3 तो निप्पॉन है और एक एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है। आई थिंक मुझे लगता है कोई स्ट्रैटेजी आपको अपनानी पड़ेगी इन निवेश के टाइम पे, और ये तीनों तीन निप्पॉन से आप एग्जिट ले लीजिए, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड से भी आप एग्जिट ले लीजिए, कैनरा रिबे को आप रख सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। आप ये लंबी अवधि के लिए कर रहे हैं तो कैनरा रिबे को लग सकते हैं, और बट आपके फंड्स चेंज कर लीजिए, कोई स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है। अगर 5 में से 3 निप्पॉन है तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये समझ में आ रहा है। एक आइडियल एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए किसी के लिए भी, वीरेश? आई थिंक आइडियल एसेट एलोकेशन एक स्ट्रैटेजी फॉर्मूला बेस्ड है, विच इज खाली 2 चीजों पर डिपेंड करता है। एक, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है और कितनी अवधि के लिए आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हैं। तो अगर कंजर्वेटिव रिस्क प्रोफाइल है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने आए हैं तो भी इक्विटी फंड नहीं डाल सकते उसमें ज्यादा पोर्शन। जी जी। अगर एग्रेसिव प्रोफाइल है लेकिन 2 साल में पैसा चाहिए तो भी हम इक्विटी फंड सजेस्ट नहीं कर सकते। जी जी। तो आई थिंक बहुत सिंपल है, कितनी अवधि और कितना रिस्क प्रोफाइल, वो दोनों का मेल जोल बनाकर एक एसेट एलोकेशन होता है जिसमें कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं होती। जी जी जी। तो आपको ये सलाह है संजीव जी कि एक तो पहले आप अपना ढंग से ज़रा एसेट एलोकेशन तय करें, रिसर्च करके फंड लें, और लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं तो ये बाजार की उठापटक से डरे नहीं। जब बाजार गिरता है और आपको एनएवी, कम एनएवी पर आपको यूनिट्स मिलती हैं तो ज़्यादा यूनिट्स मिलती हैं जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। तो आप थोड़ा सोच समझ के अपने पोर्टफोलियो को ज़रा हैंडल कीजिए। वक्त है इस वक्त, अब चलते हैं हम फंड नामा की तरफ, जहां पर आज हम डिस्कस करेंगे स्मॉल कैप कैटेगरी के बारे में। वीरेश, हमारे पास वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, तो क्विकली हम स्मॉल कैप कैटेगरी को समझते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी में निवेश किस तरह की कंपनियों में होता है? सो रिसेंटली सेबी का गाइडलाइंस आया था जहां पर 250 एंड अबव एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन जो भी कंपनी है वो स्मॉल कैप कंपनी कही जाएगी, और उसमें स्मॉल कैप फंड निवेश कर सकता है। ओके, तो क्या ये छोटी कंपनियां होती हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से? तो क्या छोटी कंपनियां ज़्यादा रिस्की होती हैं निवेश के लिहाज से? यस, बिल्कुल। आई थिंक रिस्क का मतलब ये होता है कि मुझे जब पैसा चाहिए तब मिलेगा कि नहीं, मेरा पैसा नीचे जाएगा कि नहीं, और जितना एक्सपेक्टेड है उतना मिलेगा कि नहीं। और ये तीनों चेंजेस है स्मॉल कैप फंड में, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों ज्यादा होता है, तो कैपिटल लॉस भी है। आपको जब चाहिए तब आपको कम पैसा मिल सकता है, और रिटर्न एक्सपेक्टेशन में छोटी अवधि में ज्यादा रिस्क होता है।
तो इसके लिए रिस्क डेफिनेटली है इसमें ज्यादा, रादर देन लार्ज कैप, मल्टी कैप और मिड कैप। इसको क्या हम लोग हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की कैटेगरी में रखेंगे? रख सकते हैं, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। क्यों? बिकॉज एक मार्केट साइकिल होता है। जैसे अभी आप देखेंगे तो पिछले 4 महीने में ज्यादातर लार्ज कैप ही चले हैं, बिकॉज सारे निवेशक रिस्क एवर्स हो चुके हैं, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना, तो बड़ी कंपनियां ज्यादा चल रही है। बट ये हमेशा नहीं होता। हो सकता है 8 महीने के बाद या 1 साल के बाद या 1 साल में हम देखें मिड कैप चालू हो गई है, वो बढ़ रही है जैसे ही बिजनेस नॉर्मल हो जाता है, और उसके बाद स्मॉल कैप का बारी आती है। तो ये एक 18 महीने से 3 साल के बीच की साइकिल होती है इसमें। अच्छा। और इसके लिए फंड मैनेजर भी, अगर आप मल्टी कैप फंड देखेंगे तो फंड मैनेजर भी इस तरह से चेंज करता है इसको। ओके, तो ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी की हालात को, अगर इकोनॉमी की हालात बहुत अच्छे नहीं हैं तो उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट स्मॉल कैप पे पड़ता है, स्मॉल कैप कंपनियों पे पड़ता है। बिल्कुल, और साथ में जब इकोनॉमी की हालत अच्छी नहीं होती तो निवेशक भी थोड़ा सा डरा हुआ रहता है। इसके लिए अगर डालता भी है तो बड़ी कंपनी में डालता है। और किस तरह के निवेशक को, पहला नहीं, एक सवाल पहले ये आता है इसके कि क्या किसी भी निवेशक के पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप का होना ज़रूरी है? क्योंकि हम जब कहते हैं डाइवर्सिफाई करो तो एक लार्ज कैप ले लो या 2 लार्ज कैप ले लो, एक मल्टी कैप ले लो, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप ऐड कर लो और उसी को आराम से चलाओ जब तक चलाना है तब तक। तो ये क्या मैंडेटरी है या फिर इसका कोई फ़ायदा है स्मॉल कैप ऐड करने का पोर्टफोलियो में? ज्यादातर स्मॉल कैप सजेशन अच्छा नहीं होता अपने पोर्टफोलियो में डालना, और कोई कंपल्शन नहीं है कि होना ही चाहिए। वापस वही 2 चीज, अगर आपकी अवधि लंबी है और अगर आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव या सुपर एग्रेसिव है तो ही आप सोच सकते हैं स्मॉल कैप फंड के लिए। बाकी नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, एक चीज़ आखिरी सवाल, जो जब स्मॉल कैप में अगर निवेश करना ही है तो क्या AUM साइज फंड का मायने रखता है? क्योंकि हम कहते हैं ज़्यादा AUM होगा तो फिर उसको कहाँ डिप्लॉय करेंगे, एक चैलेंज होगा, लेकिन स्मॉल कैप कंपनियों का दायरा बड़ा बड़ा है, नंबर्स काफ़ी हैं खेलने के लिए। करेक्ट। AUM बहुत बड़ा मायने रखता है। अगर बहुत बड़ा फंड साइज है तो उसको मैनेज करना प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे रफली अबाउट 4 महीने पहले HDFC स्मॉल कैप था, 10,000 करोड़ के आसपास फंड था, वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। आज सबसे बड़ा फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, करीबन 8,000 करोड़ AUM। ऑलराइट। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा मायने रखता है। मैं एक निवेशक को सजेस्ट कर रहा हूँ तो एवरेज 2,000 to 3,000 करोड़ का AUM एक कंफर्टेबल रेंज होना चाहिए किसी फंड को पिक करने के लिए। ऑलराइट, 2,000 से 3,000 करोड़ का AUM आप ध्यान में रखें। और ये सिर्फ इकलौता क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ AUM की यहाँ बात कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेश, आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए और स्मॉल कैप कैटेगरी को आसान शब्दों में समझाने के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर सवाल जवाब का सिलसिला ख़त्म होता है। और आप चाहते हैं कि आपके सवाल के जवाब हम दें तो अपना सवाल आप हमें लिखकर भेजिए। सवाल कहाँ भेजना है वो सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। जब भी सवाल लिखते हैं तो ध्यान रहे कि आप अपना नाम और नंबर ज़रूर लिखें ताकि हम आपसे कांटेक्ट कर सकें। फ़िलहाल के लिए शो में इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिज़नेस के साथ। नमस्कार।